एक ऐसा वक्त था जब भारत दिवालिया होने के कगार पे खड़ा था, और फिर एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो कोई मंझा हुआ राजनेता नहीं बल्कि एक स्कॉलर था, और उसने सब कुछ बदल दिया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्हें कई लोग आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ये शब्द, एक परिवर्तनकारी नेता जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी, सब कुछ कह देते हैं। ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं, और आज हम इसी विरासत को, इसी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है कि उनका सम्मान किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं था। राहुल गांधी हो या फिर योगी आदित्यनाथ, हर कोई उनके योगदान को मानता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उनमें ऐसा क्या खास था कि पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, हर पार्टी उन्हें इतनी इज्जत देती है। अच्छा, तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आज क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उन्हें याद कैसे किया जाता है। फिर हम चलेंगे उस दौर में जब भारत बिल्कुल कगार पर खड़ा था। जानेंगे कि कैसे एक स्कॉलर ने जिम्मेदारी संभाली, और फिर बात होगी उस मशहूर 1991 की आर्थिक क्रांति की। और आखिर में देखेंगे कि इस क्रांति ने देश को कैसे बदला और उनकी विरासत में क्या कुछ अधूरा रह गया। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक ऐसे नेता जिन्हें सब याद करते हैं, और ये सम्मान राजनीति से कहीं ऊपर है। अब कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत बिल्कुल कगार पर खड़ा था। बात है 1991 के उस बड़े संकट की। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस या भुगतान संतुलन का संकट हम सुनते हैं, ये आखिर था क्या? देखिए, एकदम आसान भाषा में समझे तो देश की तिजोरी खाली हो रही थी। हमारे पास इतने डॉलर ही नहीं बचे थे कि हम बाहर से पेट्रोल जैसा जरूरी सामान खरीद सकें या फिर अपने कर्जे चुका सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि हालात कितने खराब थे। तो अंदाजा लगाइए, देश के पास सिर्फ 3 हफ्ते का जरूरी सामान खरीदने लायक पैसा बचा था। मतलब भारत सचमुच दिवालिया होने के मुहाने पर था। इसे कहते हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म। एक तरफ खाड़ी युद्ध की वजह से तेल महंगा हो गया, दूसरी तरफ देश की तिजोरी खाली हो रही थी, और ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता। इन सब ने मिलकर भारत को लगभग घुटनों पर ला दिया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। सोचिए, ये किसी भी देश के लिए कितनी बड़ी बात होती है। और ऐसे ही मुश्किल वक्त में कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक विद्वान जिसने कमान संभाली। जरा इनकी प्रोफाइल देखिए। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी जगहों से पढ़ाई, आरबीआई के गवर्नर रह चुके। मतलब कागज पर तो वो इस काम के लिए परफेक्ट थे। लेकिन असली सवाल ये था कि क्या एक एकेडमिक, एक स्कॉलर देश को इतने बड़े संकट से बाहर निकाल पाएगा? और यहीं से शुरू होती है भारत की आर्थिक क्रांति की कहानी। साल था 1991, और पेश होने वाला था एक ऐसा बजट जो देश की किस्मत बदलने वाला था। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। सोचिए, दशकों से चले आ रहे लाइसेंस राज को खत्म किया जा रहा था। वो सिस्टम जहां कोई भी काम शुरू करने के लिए हर छोटी बड़ी चीज के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। और अब भारत दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था, प्राइवेट और विदेशी कंपनियों का स्वागत कर रहा था। इन सुधारों को आज हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। एल यानी लिबरलाइजेशन, मतलब नियमों को आसान बनाना। पी यानी प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी मौके देना। और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ना। ये भारत के लिए एक बिल्कुल नया मंत्र था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 24 जुलाई 1991। अपने बजट भाषण में उन्होंने दुनिया को एक साफ संदेश दिया। पूरी दुनिया इसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुन ले, भारत अब पूरी तरह जाग चुका है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक नए भारत का ऐलान था। तो ऐलान तो हो गया, लेकिन इसका असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इन सुधारों ने देश को कैसे बदला। नतीजे हैरान करने वाले थे। देखिए, जिस साल संकट था, हमारी ग्रोथ सिर्फ 1.3% थी। लेकिन इन सुधारों के बाद अगले 5 सालों में हमारी इकोनॉमी ने औसतन 6.7% की रफ्तार से दौड़ लगाई। ये एक कमाल की वी शेप रिकवरी थी। और बात सिर्फ जीडीपी की नहीं थी। विदेशी निवेश जो पहले ना के बराबर था, अब वो आसमान छूने लगा। हमारी विदेशी मुद्रा की तिजोरी जो लगभग खाली हो चुकी थी, उसमें करीब $21 बिलियन आ गए। मतलब भारत अब दुनिया के लिए एक हॉटस्पॉट बन चुका था। लेकिन देखिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं।
कुछ सालों बाद ग्रोथ धीमी हुई और एक बहस आज तक चलती है कि इस तरक्की का फायदा क्या समाज के हर तबके तक पहुंचा। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यही हमें उनकी विरासत के दूसरे थोड़े जटिल हिस्से की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी अधूरी विरासत की, एक क्राइसिस मैनेजर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। उन्हें इतना सम्मान क्यों मिलता है? शायद इसलिए क्योंकि जब भारत अपने सबसे मुश्किल आर्थिक दौर से गुजर रहा था, तब उन्होंने वो हिम्मत दिखाई, वो फैसले लिए जिन्होंने भारत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज की बात हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि कैसे कभी-कभी एक मुश्किल घड़ी में लिया गया एक फैसला एक नेता की पूरी विरासत तय कर देता है। ये सोचने वाली बात है।